हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लगते हैं, क्या इफेक्टिविटी होती है, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। और केवल यही नहीं, इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे जिसे हम बोलेंगे ओपन सर्किट्स या फिर शॉर्ट सर्किट्स। इन सभी पे न्यूमेरिकल्स भी हैंडल करेंगे जिससे क्लैरिटी बन जाए आपकी बहुत अच्छे से। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ जेई और नीट में जो कुछ भी पूछा जाता है, मतलब सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। हाईली फ्रूटफुल है ये आपके लिए। तो इजी भाषा में फिजिक्स आप पढ़ते रहिए, सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स देखिएगा सीरियल वाइज, जिससे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आए और आप स्ट्रांग हो जाए फिजिक्स में। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं हम लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं जिक्र कर रहा हूं चैप्टर नंबर 3 में। इसमें जिन दो टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन या चर्चा करेंगे वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और साथ में बात की जाए तो शॉर्ट एंड ओपन सर्किट्स क्या होते हैं, डिस्कशन में आगे आएगा। तो चलिए मैं बात को आगे लेके चलता हूं, और ये हो गया पहला टॉपिक, रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज में एक डायग्राम बना देता हूं तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देता हूं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा। साथ में अभी हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे कि अक्रॉस R1, R2, R3 कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है या डिवाइडर क्या है, यानी टोटल पोटेंशियल अगर इसका V है तो इसका कितना पोर्शन ये R1 लेगा, कितना R2 लेगा, कितना R3 लेगा, उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैं लिख देता हूं इसको V1, V2, V3, यानी V1, V2, V3 को भी कैलकुलेशन में लेंगे। दिखाऊंगा अभी आपको बहुत आसानी से। अब आपको पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू यानी I विल बी सेम। ये आपको जानकारी क्लास 10th के ही बेसिस पर है और ये बहुत ही तगड़ा फैक्ट है। तो यहां पर ये जो करंट I जा रही है वो तीनों के लिए सेम I जाएगी और वापस भी लौट के I ही आने वाली है। अब ओम्स लॉ अगर मैं इस R1 वाले रेजिस्टर्स के लिए अप्लाई कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, V1 इज इक्वल टू, कलर बदल लेता हूं, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। करंट क्योंकि वही है, यही करंट R2 के लिए है, तो मैं V2 लिख सकता हूं I इंटू R2 और V3 लिख सकता हूं I इंटू R3। क्योंकि करंट तीनों में एक जैसी ही है तो लिखने में कोई परेशानी नहीं हुई। अब देखिए फटाफट अगर हम लोग बात करें, आखिर पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी फैमिली का ही तो मेंबर है, पर यूनिट एनर्जी की बात होती है, बाकी डेफिनेशन जो भी बनाते रहें, लेकिन है वो मेंबर किसका, एनर्जी का। तो ये V1, V2, V3 जो एनर्जीज हैं मोटे तौर पर वो V से ही तो निकली हैं, तो मुझे क्या लिख देने में कोई हर्ज नहीं है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। अब यहां पर V लिखा और V1 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं IR1, IR2, IR3, जैसा आप देख पाए होंगे। अब अगर मैं इसको कई तरीके से समझा जा सकता है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अब इसको I लिखिए और R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लिख लीजिए। अब आप चाहें तो आप, क्योंकि ओम्स लॉ में आप क्या देखते हैं, V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला ओम्स लॉ में चलता है। ओम्स लॉ से सीधे अगर कंपेयर कर देंगे इस सर्किट के लिए तो हमारा R क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधे। या कुछ बुक्स में कैसे लिखते हैं, वो ऐसे बताते हैं कि R1, R2, R3 का जो नेट इफेक्ट होगा उसके बराबर का एक R इक्विवेलेंट रेजिस्टर यहां पुट कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, छोटा सा डायग्राम बनाता हूं कि यहां पर एक R इक्विवेलेंट लगा दिया जाए, R इक्विवेलेंट जो कि R1, R2 और R3 के बराबर का इफेक्ट रखता हो। बराबर का मतलब मुझे नहीं मालूम इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेकिन कुछ तो आएगी। उसी वैल्यू के बराबर अगर हम सोच लें कि R इक्विवेलेंट है तो इसमें क्योंकि करंट तो सेम थी I, तो V इज इक्वल टू IR लगा सकते हैं, यानी यहां जो वैल्यू लिखी है ये R इक्विवेलेंट लिखने में कोई हर्ज नहीं है। इससे आप कंपेयर कर दोगे डायरेक्टली तो R इक्विवेलेंट निकल आएगा, या V की जगह आप इसी फॉर्मूले से IR इक्विवेलेंट लिख दीजिए
और ये रहा R1 R2 और बेटा R3 में थोड़ा सा उसके ऊपर करता हूं, और यहां से जो फॉर्मूला निकलेगा R इक्विवेलेंट का वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम है, 10th में आप पढ़ चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में, रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इस फॉर्मूले को कभी भी हम नहीं भूलते। इजी इतना ज्यादा है, कौन कैसे भूलेगा पढ़ने वाला बच्चा। खैर, अब ये बात हम समझ गए। अब हम दूसरी बात क्या कैलकुलेट करेंगे कि जो रेजिस्टेंस लगे थे उसमें जो V1 V2 V3 जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था उसकी वैल्यू कितनी है, कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, उसको समझते उसको लिख सकते हैं हेडिंग के तौर पे वोल्टेज डिवाइडर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ब्लैक कलर से वोल्टेज डिवाइडर। भाई V का ही तो डिवाइड होके सबको मिल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से एक बार आपके सामने, जैसे आप बिल्कुल कंफर्टेबली बातों को समझते चले जाएं। ये है V1, ये V2 और V3, ये V है, और ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं अभी, ये V1 बेसिकली, ये V2 और ये V3 की चर्चा हम करना चाहते हैं कि इस V से डिवाइड होके इनके टुकड़े जो V1 V2 V3, क्योंकि एनर्जी का ही तो फॉर्म है ये, तो एनर्जी कितनी कितनी मिली, V1 V2 V3 कितना हुआ। तो देख लेते हैं, बहुत ही सरल बात है। हम ये जान रहे थे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, इसमें कोई शक नहीं था। और इसको हम ये भी लिख चुके थे IR1 IR2 IR3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, V1 की जगह IR1 IR2 IR3। अब यहां से अगर मैं I कॉमन ले लूं, इधर लिख लेता हूं V इज इक्वल टू I कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I को लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए करंट की वैल्यू हो गई, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है ये आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया है। अभी हम V1 की तरफ बढ़ते हैं और देखिए V1 कितने आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। V1 के लिए फॉर्मूला हुआ करता था I इंटू R1, ये हम जानते हैं। I ऊपर से निकाल चुके हो, मल्टीप्लाई कर दो I के साथ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, बन जाएगी VR1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। आप देख पा रहे होंगे, इसी की वैल्यू रख दी। इसी तरह आप I2 का जिक्र करोगे तो IR2 यानी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है यहां पर, VR2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, वैसे तो बोर्ड वाले भी, वहां पर वर्किंग तो दिखानी नहीं होती, तो आप बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो सवाल 1 मिनट ले रहा है, इसको लगाएंगे तो 15 सेकंड में हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, वो कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूले को जरूर अपने पास रखें, प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाते हैं बड़े आराम से, कोई उसमें तकलीफ की बात नहीं है। ये देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये देखिए पोटेंशियल ड्रॉप्स निकाल लिए। अब फॉर्मूले के तौर पे देखिए R के प्रोपोर्शनल में V डिवाइड हो रहा है, तो जब भी आपको निकालना हो VR1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे तो V1 आ जाएगा। और V2 के लिए देखिए R2 ऊपर है, बाकी सेम एक्सप्रेशन, और V3 के लिए R3 ऊपर है, बाकी सेम एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन बन जाता है। छोटी छोटी 1-2 बातें और आती हैं, जैसे यहां बोला जाता है, मान लीजिए N जो रेजिस्टेंस लगाए हैं वो हम लोगों ने, मैं पूरी बात कंप्लीट करूंगा इसलिए उसको भी नहीं छोड़ूंगा ये रेजिस्टेंसेस लगे हैं, और ऐसे करते करते आपने कितने रेजिस्टेंसेस लगाए, N रेजिस्टेंसेस लगाए। ठीक, सबका जो रेजिस्टेंस है वो R है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा, आप जान रहे हैं कि R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो R सब में जुड़ता चला जाएगा। और कितने टाइम्स जुड़ा है ये, N टाइम्स। भाई ये N ही बार तो है, ये कितने बार है, N बार। यहां भी लिख दो जिससे कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, N टाइम्स N बार है, तो इसको N बार जोड़ोगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, N इंटू R। बस इसमें है क्या, तो रेजिस्टेंसेस R अगर जोड़े तो R इक्विवेलेंट हो गया N इंटू R। और क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है
इस वजह से इस पे ड्रॉप पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू V बाई N। भाई V था टोटल, इसमें से कितने टुकड़े बनेंगे, इक्वल टुकड़े बनेंगे। तो आप V एक के ऊपर जो ड्रॉप होगा, मैं इसको कैसे लिख देना चाहिए, मैं V1 कर देता हूं इसको। तो जो V बनेगा, V1 V2 V3 सब बराबर होने वाले हैं, वो V बाई N बनेगा। समझ में आ रही है बात ना आपको? V1 के लिए भी इतना, V2 के लिए भी इतना, और V3 एंड सो ऑन के लिए इतना इतना, सबको जोड़ दोगे तो ये V मिल जाएगा। ये पूरी कहानी सीरीज की होती है, इसमें न्यूमेरिकल भी आगे करेंगे। अगला अब हम लोग लेते हैं पैरेलल की कहानी। ये आप समझ गए होंगे, नोट डाउन करके इसका जरूर नोट्स बना के रखिए जिससे आपको अच्छी क्लैरिटी मिल सके। अब पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस भी आप पहचानते हैं। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ये कुछ रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में देखिए लगा दिए हैं, और इन रेजिस्टेंसेस को आप किसी बैटरी से जोड़ दीजिए। ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। 3 रेजिस्टेंसेस लिए हैं समझाने के लिए, R1, R2, R3। यहाँ भी वही हम लोग करेंगे। इसमें देखिए जो करंट ये V है, जो करंट आई जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी 3 पोर्शंस में, I1, I2 और I3। क्या सेम होता है पैरेलल में? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्या सेम आने वाला है बच्चों? हमारा सेम आने वाला है वोल्टेज, यानी कि V सेम रहता है। मैं ऐसे लिख देता हूं, दिमाग जैसे आपका अच्छे से पकड़ सके। तो ये आपको मालूम भी है, कोई नई चीज थोड़ी बता रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए। अब यहां पर V अगर इसका है पैरेलल का, तो तीनों का वोल्टेज कितना हो जाएगा? V V V। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब यहां पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है पहले। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कलर बदलता हूं और चर्चा को आगे लेके जाता हूं। यहां पर हम जान पा रहे हैं, अगर तीनों सर्किट्स के लिए मैं तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए ओम्स लॉ लगा दूं, तो V को लिखना होगा I1 इंटू, कैपिटल लेटर यूज किया तो कैपिटल यूज कर लीजिएगा आप, तो मैं ही कोशिश करूं। तो ये रहा I1 इंटू R1, और तीनों का वोल्टेज सेम था, तो I2 इंटू R2, और V हो गया I3 इंटू R3। ये ओम्स लॉ लगा दिया हर अलग अलग सर्किट के लिए। यहीं से आप अलग अलग रेजिस्टेंसेस के लिए यही आप R1 निकालेंगे, I1 निकाल लेना चाहिए मुझे। तो अगर मैं यहां पर I1 निकालता हूं तो V अपॉन R1 लिख सकते हैं आप। यहां पर देखिए I2 निकालोगे तो V अपॉन R2 लिख पाएंगे। यहां अगर आप I3 निकालोगे तो V अपॉन R3 लिख पाएंगे। अब हम बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं कि जो टोटल करंट थी I, वो उसी में से तो I1, I2 और I3 के टुकड़े हुए हैं। इसी I में से तो I1, I2, I3 बना है। वैल्यू रख दीजिए यहां पर। तो I1 की वैल्यू कितनी है? V अपॉन R1, फिर V अपॉन R2 I2 के लिए, और ये V अपॉन R3। यहां पर देखिए अभी मैं रोकता हूं, ऊपर नहीं ले जाऊंगा। अब I की वैल्यू क्या हो गई? V कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। अब अगेन आप वही चीज सोच सकते हैं कि ओम्स लॉ में होता था V इज इक्वल टू IR, या I और R इक्विवेलेंट। इससे आप कंपेयर कर देंगे तो बच्चों यहां पे आप सीधे कंपेयर कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू V इंटू दिस वन आ रहा है। यहां पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर मैं I लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं V अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर इसका कंपैरिजन हम इससे कर देंगे तो साफ तौर पे हमको दिख रहा है कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 निकल आएगा, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है। ठीक, कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है सरलता बनाने के लिए। आप समझदार भी हैं, वही बात पुरानी जो मैंने बोली कि इन 3 रेजिस्टेंसेस की जगह हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख देते हैं, और उसी के लिए V इज इक्वल टू IR लगा मार रहे हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना निकला है? वही R इक्विवेलेंट यहां निकला है। यानी इस जगह, इस V की जगह आप IR लिख सकते हैं। ठीक, तो भी ये रिजल्ट आपको निकल के R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। मेरा पॉइंट आप समझ पाए होंगे। क्या कहने का मतलब था कि यहां पर इस वाले फॉर्मूले में
अगर आप V की जगह जो वहां पर टोटल सर्किट के लिए इक्विवेलेंट लगा रहे हैं I इंटू R इक्विवेलेंट लिख दें, और साथ में ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तो लिखा ही हुआ है, I से I कट गया, इसको इस तरफ ले लेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो वैल्यू देगा अगेन वही। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बुक्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ी जाती हैं उसमें इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, तो कोई भी बच्चा किसी भी लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा हो उसको कंफर्ट मिलना चाहिए, समझ में आना चाहिए मतलब। तो ये आप समझ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब आप कुछ एक दो चीजें और बताता हूं, फिर हम लोग वोल्टेज भी डिवाइड करके देखेंगे कि इसकी कहानी क्या बन सकती है। तो चलिए पहले वोल्टेज डिवाइडर या करंट डिवाइडर की बात करें। वोल्टेज तो उसमें डिवाइड होगा नहीं, करंट डिवाइड होगा। तो करंट डिवाइड के लिए पहले मैं क्या करता हूं, एक छोटी सी बात आपको बता लेता हूं। देखिए कहीं पर भी अगर टू रेजिस्टर्स अगर हमारा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जल्दी करने के लिए, मतलब आप स्पीड अप कर पाए अपनी कैलकुलेशन को, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप 1/R लिखते हैं, फिर 1/R1 प्लस 1/R2, फिर इसको कैलकुलेट करके R निकालते हैं। इसी को कैलकुलेट अगर आप कर लें तो आप 1/R R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और यहां से वैल्यू जो R की निकलेगी वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वैल्यू आप दिमाग में बना लें, मतलब याद कर लें, बना लेने की बात नहीं कर रहा हूं। और एक स्टेप और फर्दर चलेंगे हम लोग, बात समझ में आई होगी। तो टू रेजिस्टर्स के लिए कहानी होती है, टू रेजिस्टर्स के लिए जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये आपको कैलकुलेशन काफी आसान बन जाता है और तेजी से कर पाते हैं इस फॉर्मूले से। इस तरह करेंगे तो थोड़ा सा 10-20 सेकंड 30 सेकंड और लग सकते हैं, इसमें बचत हो सकती है। ठीक है, और कुछ बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, 2 के लिए तो हम लोगों ने पढ़ा था, 10th में कई बच्चे इस्तेमाल भी करते थे, 3 के लिए शायद इस्तेमाल नहीं करते थे। तो फॉर 3 रेजिस्टर्स, फॉर 3 रेजिस्टर्स जो कि R1 R2 एंड R3 हैं, आर इन पैरेलल, उनके लिए भी कुछ शॉर्ट तरीका बन जाए, मतलब इसी तरीके का, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इतनी सी बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, इसके लिए भी आप इसको सिंप्लीफाई करके मेमोराइज कर सकते हैं। यानी एलसीएम हो गया, देखिए R1 R2 R3, ये वैल्यू 1/R की आपको दिखाई पड़ रही है। साथ में और ऊपर करेंगे तो पेयरिंग आ जाएगी, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। साइक्लिक ऑर्डर में आसान करना आसान है, याद करना आसान है। अब इसको मैं थोड़ा सा और इसको 1/R था, R इक्विवेलेंट लिख दीजिए। तो मैं R इक्विवेलेंट की भाषा इस्तेमाल करूं, रिवर्स उल्टा कर रहा हूं इसका, तो ये ऊपर चला जाएगा R1 R2 R3, और ये साइक्लिक ऑर्डर में R1 R2 फिर R2 R3 फिर R3 R1। तो इसको भी फॉर्मूले के तौर पे याद कर लेना बेहतर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, नीट में, जेई में या बोर्ड में कर रहे हैं तैयारी, तो जहां पर भी आए अगर आप जल्दी इसको लगाएंगे तो बहुत ही तेजी से रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये 3 फॉर 3 रेजिस्टर्स, फॉर 3 रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। समझदार हैं आप, फिर भी मैं लिख रहा हूं जिससे दिमाग तक बात चली जाए। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया। 2 वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट था जो आप पहले से जानते थे और उस पर वर्किंग कर रहे थे। अब यहां बात, क्योंकि वोल्टेज तो सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन करंट अलग अलग होती है। तो 2 रेजिस्टर्स के लिए I1 I2 अगर करंट है तो उनकी वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। आइए, तो कहने का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक डायग्राम बनाता हूं और हेडिंग डाल देता हूं करंट डिवाइडर। करंट डिवाइडर फॉर 2 रेजिस्टेंसेस।
दो रेजिस्टेंस में करंट किस तरह से डिवाइड होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो एक हो गया साहब, इस तरह की एक सर्किट बना लीजिए, वोल्टेज की सप्लाई, करंट कोई आई जा रही होगी, यहां पर मिलेगी I1, यहां मिलेगी I2, ये है R1, ये है R2 और V तो दोनों के लिए सेम होगा। अब आप समझते हैं कि I की वैल्यू यहां हो जाएगी I1 प्लस I2, क्योंकि इसी से I1 से ही तो I1 I2 है। और हम क्या करने वाले हैं, हम ये पता करना चाहते हैं कि I1 और I2 में की वैल्यू क्या है, और फॉर्मूले के तौर पे दिमाग में रखेंगे जिससे काम हमारा बनता चला जाए। अब दोनों में क्योंकि वोल्टेज सेम था तो V लिख देता हूं, पहले वाले के लिए IR लगाता हूं ओम्स लॉ, तो I1 इंटू R1 लिख सकते हो, दूसरे के लिए भी वोल्टेज सेम है तो उसको I2 इंटू R2 लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 हो गया। अब इन दोनों, इस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके I1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं यही आपको दिखाता हूं। ये देखिए I रहा, इस I1 को मत छेड़ो क्योंकि I1 निकालना है, I2 को चाहिए नहीं तो उसको छेड़ो तो यहां पर I2 की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगी, I1 R1 अपॉन R2, है ना, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। और I2 की जगह रिप्लेस कर दो, ये I2 की जगह ये वैल्यू रख दो, तो I1 R1 अपॉन R2, इसमें कुछ भी दम थोड़ी होता है, बस आप थोड़ा प्यार से समझते चलिए, बस R1 अपॉन R2, ये देखिए ये हो गया। अब यहां पर आप एलसीएम फेलसीएम वाला कार्यक्रम कर लीजिए, R1 प्लस R2 अपॉन R2। अब I1 चाहिए थी, मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, और I1 क्या दे देगा रिजल्ट, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये I1 का रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से I2 का रिजल्ट आएगा जो मैं बाजू में लिख देता हूं। I2 की वैल्यू क्या होगी वो भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, R1 प्लस R2। क्या आपको ध्यान देना है इसमें, बस एक छोटी सी बात, आपका ध्यान गया होगा, यहां पर अगर 1 है तो यहां 2 है, ये ध्यान से देखिए, कोई और कलर मिल जाए तो मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूं। इस बात पे ध्यान देना होगा कि यहां पर I1 है तो यहां I2 है, यहां I2 है तो यहां I1 है, दो रेजिस्टर की कहानी है, आप नोट करते चलिएगा। तो I1 की वैल्यू हो गई I R2 अपॉन R1 प्लस R2, और I2 की वैल्यू हो गई I R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये सारी कैलकुलेशंस आपके परफॉर्मेंस को सुपर इनहेंस कर देंगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस बनाइए, दिमाग में रखिए। दूसरा कैंडिडेट इस सवाल पे 2 मिनट लगा रहा होगा, और आप क्योंकि बेहतरीन प्रैक्टिस और समझदारी से काम कर रहे होंगे, इसलिए 50 सेकेंड, मतलब कहने का मतलब 1/4 टाइम, 50 सेकेंड कहेंगे तो 1/4 नहीं हुआ 2 मिनट का, 30 सेकेंड्स में आप काम कर लेंगे। तो इसके बड़े फायदे हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, दिमाग में आ गई बहू की बात कि I1 का R2 से यहां पर कहानी अपोजिट जो ब्रांच होती है उससे कहानी बन रही है। याद करने में समझ सकते हैं कि अगर ऊपर वाले में इसमें करंट निकाल रहे हैं तो इसकी जो अपोजिट ब्रांच है R2 वाली, उसका रेजिस्टेंस ऊपर और टोटल फिर रेजिस्टेंस साथ में R1 प्लस R2 जो जुड़ के आ रहा है वो रखा जा सकता है। आप समझदार हैं, फॉर्मूला आपने समझ लिया होगा। अब थोड़ी सी बात आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों ने 2 के लिए निकाला था, अब हम लोग करंट डिवाइडर निकालेंगे, या डिवाइड होने वाली करंट 3 रेजिस्टेंसेस में, I1 I2 I3, इतने में ही काम बन जाता है अपना। तो आइए चलते हैं, इसको करते हैं। तो 3 सर्किट की जहां तक बात रही, इसको मैं ऊपर कर देता हूं और एक हेडिंग डाल देता हूं जिससे आप कनेक्ट हो पाए कि एक्चुअली हम लोग करने क्या वाले हैं। तो करंट का डिवीजन या करंट डिवाइडर फॉर 3 रजिस्टर्स, फॉर 3, इधर लिख देता हूं रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स लिख दीजिए, ठीक। एक सर्किट डायग्राम, 3 रेजिस्टेंसेस बनाने हैं। तो ये रहा एक, दूसरा और ये रहा तीसरा, और इसको एक बैटरी से जोड़ दीजिए आप, जिससे आप कंफर्टेबली बातों को समझ सकें। ये V वोल्टेज है, यहाँ से जाने वाला I करंट आप जानते हैं। थोड़ा सा मैं कलर बदल लेता हूँ इसका। ये रही I1, इधर रहा I2, इसमें जाने वाला रहा I3, ये R1, ये R2, ये R3, सब में जो V मिलेगा
वो मिली V बेटा सबके लिए सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी है। एक सर्किट डायग्राम बना दिया जो बहुत ही सुंदर तरीके और आसान तरीके से आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब करंट हम कर क्या रहे हैं, हम I1, I2, I3 की वैल्यू पता करना चाहते हैं। यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। करंट डिवाइडर का मतलब क्या है, और एक एक्सप्रेशन मिल जाए, उसको याद भी रखेंगे आगे के लिए, इससे फटाफट सवाल हो जाए। तो हम ये जानते हैं कि I1, I2, I3 इसी I से निकल रहा है, तीनों को ऐड कर दीजिए, I के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि वोल्टेज तीनों का इक्वल है, तो I1 R1, I2 R2 और इसी तरीके से I3 R3, ये इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। यहां एक चीज और हम जान पाए थे कि R इक्विवेलेंट जो होता है, ये भी लिख देता हूं मैं, R इक्विवेलेंट 3 रेजिस्टेंसेस के लिए मैंने भी आपको बताया था, वैल्यू होती है R1, R2, R3 अपॉन R1 साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, R1, R2, फिर R2, R3, फिर R3, R1। तो ये R इक्विवेलेंट की कहानी थी जो मैं अभी एक्सप्लेन ऊपर कर चुका हूं। अब इस बात को अगर आके लेके चलें, I1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, सपोज करिए, तो I1 का मतलब क्या हो गया, इस वाले में I1 रहने देते हैं और I2 और I3 को I1 के टर्म में लिख दीजिए। खेल खत्म में लिख के दिखा देता हूं जिससे कंफर्ट बन जाए आपका। कहां से आया मतलब दिमाग में जो बात आती है ना, वो क्लियर हो जाए, बाकी तो आप समझदार हैं। तो ये रही बात, देखिए I की, इसे लिखा I1, इस I2 को यहां से निकाल लो। थोड़ा सा बता ही देना बेहतर होगा, जैसे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं उत्पन्न हो। वो मैंने लास्ट अभी उसमें एक्सप्रेशन में बताया है। I2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, I1 R1 अपॉन R2, और इस कॉम्बिनेशन और इसको साथ में ले लोगे, इसको और इसको, है ना, तो ये I3 कितनी आ जाएगी, I1 R1 अपॉन R3। यही दोनों वैल्यूज यहां पुट करने वाले हैं हम लोग इनकी जगह। तो इस I2 की जगह, ये देखिए I2 था ना, इस I2 की जगह ये वैल्यू I1 R1 अपॉन R2, और इस I3 की जगह ये वैल्यू I1 R1 अपॉन R3। बेसिकली क्यों किया है, क्योंकि हम I2 I3 को भगाना चाहते हैं। हम I1 की वैल्यू चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ I को रहने देंगे, इन टर्म्स ऑफ I क्या है, टोटल करंट। चलिए आगे फटाफट इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और बहुत ही तेजी से सवाल बनेगा। अब I ले लीजिए, यहां से I1 कॉमन ले लीजिए, ये बना 1 प्लस R1 अपॉन R2 प्लस R1 अपॉन R3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा R2 R3, और यहां जो ये वैल्यू मिलेगी R2 R3 की मिलेगी, ये बनेगा R1 R3 और R1 R2। ये एक्सप्रेशन मिला। इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख लेंगे जिससे याद करने में आसानी हो। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर I = I1। चलिए एक स्टेप और बढ़ गया, कोई बात नहीं। तो मैं R1 R2 प्लस R2 R3, देखिए बस आगे पीछे करके लिख रहे हैं जिसे एक रिदम में साइक्लिक ऑर्डर में आ जाए, R3 R1 अपॉन R2 R3। ये देखिए वैल्यू आ चुकी है। हमें I1 चाहिए I के टर्म में, तो इसको नीचे पहुंचा दीजिए, यानी कलर को थोड़ा बदलते हुए I1 की वैल्यू में जो लिखूंगा अब वो लिखूंगा क्या, I लिख लो, और ये जो एक्सप्रेशन है ये ऊपर चला जाएगा, तो R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये देखिए किसकी वैल्यू आई है, I1 की वैल्यू आई है। इसी तरह आप I2 भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, देखिए मैं ध्यान दिला देता हूं आपका। ध्यान ये रखना है कि यहां पर देखिए एक्सप्रेशन था 1 और ऊपर 1 नहीं है, तो मिसिंग क्या है, जिसका करंट निकाल रहे हैं उसी का रेजिस्टेंस लापता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। मतलब अब आप समझ गए हैं, अगर मैं लिखना चाहूं I2
तो आप क्या करेंगे, I लिखेंगे और इस I2 को गायब कर देंगे I2 के लिए, तो R1 लिखा और R3 लिख दो, बस I2 गायब, R1 नीचे रहेगा सब, R2 R3 प्लस R3 R1। ये देखिए इस तरीके से I2 के लिए वैल्यू हो गई। और तीसरा ले लेते हैं हम लोग, कोई और कलर के चक्कर में थे हम, ये ले लेते हैं, चलो हल्का वाला ब्लू, यानी I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर R3 नहीं होना चाहिए, तो I लिखिए और R1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन देखिए करंट के हम लोगों ने निकाल लिया। और बस क्या ध्यान रखना था कि जो यहाँ I2 है तो वो रेजिस्टेंस गायब होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये जो रिजल्ट है, फॉर्मूला है, ये भी बहुत काम का है, बहुत तेजी से सवाल निकलवाने में ये मदद करेगा आपकी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, तो इसको भी आप दिमाग में रखिए। अच्छा, कुछ सर्किट डायग्राम मैं दिखा देता हूं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए पैरेलल जो मैंने बनाया, ये समझ गए होंगे, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। कुछ पैरेलल सर्किट्स, देखिए ये तो हम पहचानते ही हैं कि ये तीनों पैरेलल में है। देखिए अब ये तीन ऐसे अगर लगा रखे हैं, आप यही डंडी निकाल दीजिए। चलिए, तो ये क्या है, R1 R2 और R3 पैरेलल में है। यही कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जा सकता है, देखिए इस तरह से भी बन सकता है। और यहां ये देखिए एक ही बात है, थोड़ा सा आपको आइडिया, जैसे आप चीजों को और बेहतर समझ लें। R1 R2 R3 अगर लिख दिया जाए तो ये भी चीज वही आ जाती है। ये लिखिए, क्योंकि यहां देखिए ना, ये टर्मिनल इस कनेक्टिंग बॉडी में इनका वोल्टेज तो बदला नहीं, तो एक सिरे सेम वोल्टेज से कनेक्टेड है ना, तो ये तीनों अब भी पैरेलल में है। इसको R1 R2 R3 सेम सर्किट है दोनों, ये भी पैरेलल में है, ये भी सेम सर्किट में पैरेलल में है। ऐसे बहुत सारे सर्किट्स आप बना सकते हैं। एक और बना के दिखा देता हूं, जैसे कि अब देखिए यहां पर चलिए, और ये देखिए ये भी सर्किट एक ही जैसा है। देखिए ये भी R1 R2 R3 लिख देंगे, ये भी R1 R2 और R3, ये भी अगर आप देखें तो तीनों के तीनों पैरेलल में, क्योंकि तीनों का यहां और यहां में देखिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो R1 R2 R3 ये भी एक सेम मतलब सर्किट्स बन रहे हैं। तो ऐसे कई सारे सर्किट्स बन सकते हैं, उनको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिस से पहचान लीजिएगा। ये नहीं पता लगा ये बन गया तो घबरा गए, समझ ही नहीं पा रहे हैं। वैसे तो 10th में भी काफ़ी आपने शानदार प्रदर्शन किया होगा, सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। आ गया है न्यूमेरिकल का समय। अब कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसके बाद इस न्यूमेरिकल के एक दो न्यूमेरिकल के बाद हम लोग ओपन शॉर्ट सर्किट का भी जिक्र करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल में हमारे लिए क्या है। लिखा है करंट सर्किट शोन इन द फिगर, ये एक सर्किट है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये देखिए पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, इनके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फिर है करंट इन 20 ओम रजिस्टर्स, ये 20 ओम का रजिस्टर्स है, इसमें जाने वाली करंट की वैल्यू भी निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं सवाल। अब यहां पर ध्यान से अगर आप देखें, मैंने बिल्कुल एकदम आसान सवाल ना लिखे, थोड़ा ऐसा सवाल लिया जहां पर मुझे बताने में और आपको समझने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। ठीक, अब इस सिचुएशन में देखिए, तो ये सर्किट सबसे शुरू करते हैं। ये 5 ओम और ये 20 ओम ए बी के बीच में देखिए सीरीज में है। बात समझ में आ रही होगी। 5 ओम एंड 20 ओम, ए से देखो, ए से 5 ओम आया और फिर ये 20 ओम आया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया। अगर मैं R12 की बात कर दूं, 12 की बात कर रहे हैं, तो R1 प्लस R2, यानी इसकी वैल्यू टोटल हो गई, आप समझदार हैं, 5 और 20, यानी हो गया 25 ओम। ये सीरीज में थे, ये कैसे में थे, ये सीरीज में थे, इसलिए फॉर्मूला लगाया है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहां पर इस ए बी में, क्योंकि ये और ये पॉइंट इसके बीच कनेक्टिंग वायर है, उसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो होता नहीं। भाई इसका जो पोटेंशियल है ए पॉइंट का, ये कैपिटल ए लिख दो, चलो इसको कैपिटल बी लिख दो। तो ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी है, वही पोटेंशियल इनका है।
स्मॉल ए कैपिटल ए का सेम पोटेंशियल, कैपिटल बी स्मॉल बी का सेम पोटेंशियल। अब देखिए ये रेजिस्टेंस और ये टोटल जो भी रिजल्ट आया 25 ओम, ये तीनों के तीनों पैरेलल में हो गए। अब उस पैरेलल में हो गए तो उसकी कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। सपोज करिए उसकी वैल्यू डाल दी हमने R0 कह देते हैं। तो अब 1/R0 की वैल्यू क्या हो गई, इन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं या सीधे लगाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, 1/10 ओम, ये 25 पकड़ लो। दूसरा क्या पकड़ा, 1/10, और अगला पकड़ा 1/5। आपको याद होगा कि इस तरह से वैल्यू निकालिए, या मैंने एक अभी आपको फॉर्मूला 3 के लिए बता रखा था, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब R0 अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R1 प्लस R2 R3 और फिर R3 और R1। इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तेजी से निकालने के लिए, या आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ये जल्दी थोड़ा काम कर सकता है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 25 × 5 125 और 1250 ऊपर। देखिए ओरली हो जाएगा ये। नीचे बात करते हैं तो 2 का 25 और 10 यानी आ गया 250, फिर R2 और R3 50, और फिर इसके बाद R3 और R1 यानी 125। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 1250, और इसको कर दीजिए, जोड़ लीजिए, मतलब ये 300 और 425 आ गया, आप देख पाए होंगे। अब इसको डिवाइड कर दीजिए और देखिए 25 से डिवाइड होता दिख रहा है, तो 25 और 5 ये 50 आ गया, और 8 16 एक 17 आ गया, 17 ओम। ये इसका R0 की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो ऊपर वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ये शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत तेजी से निकालेंगे। अब ये R0 आपने इस AB के बीच का रेजिस्टेंस, अगर मैं यहां पर इस R0 को AB लिख दूं तो भी कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो कितना होगा बेटा, RAB तो पूरा निकाल लिए, ये इसकी सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट, मैं कहीं लिखना, इसको ऊपर कर लेता हूं, टोटल R सर्किट लिख देते हैं, या मैं RC लिख देता हूं, समझ जाना टोटल सर्किट की बात है। तो टोटल सर्किट में क्या रहा, 10 ओम, और ये सीरीज में है, तो 10 ओम प्लस 50/17, ये टोटल इसका किसका है, पूरी सर्किट का फुल सर्किट लिख देता हूं, जिससे आप कहीं से कंफ्यूज ना हो पाए। अब फुल सर्किट के लिए हमको निकालनी है करंट पहले, तब तो हम फिर आगे की चर्चा करें। सवाल पूछा क्या था, वैसे करंट पूछा था इसमें, और देख लें भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने के लिए आई चाहिए होगा, वरना हम लोग वी कैसे निकालेंगे। तो करंट निकालते हैं, करंट फ्रॉम द सर्किट, करंट फॉर दी होल सर्किट, पूरी सर्किट के लिए करंट। सपोज करिए यहां से जो वाई आई जा रही होगी उसका जिक्र कर रहे हैं, वही लौटेगी यहां पर आई सेल से। ये टर्मिनल उल्टे बने तो आप ऐसे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब यहां पे करंट द होल सर्किट कितना आया, आई निकाल, V इजिकल टू आई आर, तो आई इजिकल टू V, 25 वोल्ट इसका EMF है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ऐसे उम्मीद कर रहे हैं। तो ये रहा 25 वोल्ट। नीचे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है 10 + 50/17, तो 10 + 50/17, इनको कैलकुलेट करिएगा तो 1.93 एम्पियर आ जाएगा। ये करंट की वैल्यू आई है सर्किट के अंदर। अब करंट के बाद हमको ए बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो ए बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना था, ये देखिए यहां निकाला था, ये रेजिस्टेंस था 50/17। तो इसके लिए V इक्वल टू आई आर लगा दो भाई। करंट तो यहां से जो आई चलेगी वही करंट तो इसमें जा रही है होल सर्किट के लिए, ए बी के लिए, क्योंकि ये नीचे वाला सर्किट पूरा पैरेलल में थे तीनों। तो टोटल जो करंट आई थी, आई वही तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो टोटल आई हमको पता है। तो कलर को बदलते हुए आर ए बी के लिए हम लगा रहे हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फॉर आर ए बी।
तो वी ए बी हमें नहीं पता कितना है, आई ए बी जो कि आई ही है जो निकाला है, इनटू आर ए बी, थोड़ा सा ऊपर ले जाना होगा। बहुत ही आसानी से देखिए वी ए बी की चर्चा की जाए, करंट कहां गई 1.93 इंटू आर ए बी जो कि था 50/17, इसको आप इससे कैलकुलेट कर लीजिए, 50/17 इंटू 1.93 वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 5.68 वोल्ट। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। बिल्कुल आराम से इसको मैं अभी पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दूंगा या नोट डाउन करने का। तो पहला आंसर आपका आ गया है कि ए बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 5.68 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल लिया। अब ये पूछ रहे थे कि R2 में जाने वाली करंट कितनी है। जहां तक मुझे समझ में आता है, याद है, करंट इन 20 ओम रजिस्टर, ठीक। अब इसमें क्योंकि ये तीनों आर्म, ये आर्म और ये पूरी आर्म पैरेलल में थी, तो इस पूरी आर्म में अगर मैं बोलूं कि कोई करंट I3 जाती है तो वही तो करंट बेटा I3 इधर जाएगी। इसके लिए देखो, इस आर्म के लिए, तो इस आर्म का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि ये आर्म और ये आर्म कैसी थी, पैरेलल में, तो पोटेंशियल तो 5.68 ही होगा। अब इस पूरी सर्किट के लिए ये जो दिख रहा है 20 के लिए, तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो 25 ओम के लिए, 25 ओम के लिए V = IR लगा दो, बस हो गया काम। आगे बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल से बात आप समझ पाए होंगे। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या लगा देते हैं, V = IR, मतलब हमको करंट चाहिए और V/R, V कितना है 5.68, जैसे मैंने आपको बताया था, तीनों पैरेलल में थे, और रेजिस्टेंस केवल वो 20 का कितना था, 20 या 22, कुछ 20 था, तो 20 ओम नहीं लेना है, 5 को जोड़ के 25 ओम लेना है, क्योंकि उस R में ये गलती ना कर देना कि R2 में पूछा है तो R2 20 रख दो, क्योंकि ये 5 ओम इस सीरीज में जुड़ा हुआ है, करंट विल बी सेम। तो जब आप टोटल रेजिस्टेंस इस आर्म के लिए रखोगे तो 20 + 5 रखोगे 25, केवल इसके लिए लगाने जाओगे तो V = IR लगाने में तकलीफ होगी, क्योंकि पोटेंशियल जो लिया है वो AB के बीच लिया है, इसके क्रॉस नहीं लिया है, इन दोनों को मिला के लिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर जो पोटेंशियल कलर कौन सा है वही चल रहा है। तो जो पोटेंशियल निकला था वो निकला, जो R निकला था वो 25 ओम निकला था। दोनों की वैल्यू जोड़ के डिवाइड मार दीजिए, 0.23 एम्पियर आपका ये आंसर आ गया। और यही करंट R2 R1 दोनों में सेम है, ये आंसर हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग और बढ़िया सवाल जरूर आना चाहिए आपको। मैं ऊपर से दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी चाहे वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। मेरे ख्याल से आपने नोट किया होगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं और यहां आप इसको आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल के ऊपर। बहुत ही आसानी से इसको भी हम लोग लगाएंगे। ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, यहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है सिलिंड्रिकल वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड इट्स लेंथ इज L, इट्स रेजिस्टिविटी चेंजेस। अब कांस्टेंट रेजिस्टिविटी नहीं है, बदल रही है। विद द डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स as rho is equal to rho naught 1 plus x by L. Find the resistance of the wire. देखिए जो रेजिस्टेंस है ये इन्होंने ऐसे बोल रखा है, ये वायर है। वायर में इसको एक एंड से आप शुरू होंगे तो x बराबर 0, यहां से किसी डिस्टेंस तक आप जाते हैं x सपोज करिए, तो ये x डिस्टेंस हो जाएगी। यहां वो x का जिक्र किया, एक एंड से शुरू कीजिए दूसरे एंड तक जाएंगे और टोटल यहां कितना है? x बराबर L, क्योंकि इसकी लेंथ टोटल L है। ये कहानी, यानी इसकी जो रेजिस्टिविटी रो है, वो रो जैसे जैसे आप बढ़ते हैं इस वायर में आगे की तरफ वो बदलती जाती है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल रेजिस्टिविटी है। इसलिए सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, वरना तो एक पिद्दी सा सवाल था। ठीक, चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे इसको? हम ये समझते हैं कि जो वायर है
जो पतली पतली डिस्क से मिलके बना है। डिस्क समझते हैं ना, गोल वाली डिस्क। तो अगर डिस्क से मिलके बना है तो मैं फिगर में थोड़ा सा उसको कोशिश करता हूँ आपको आसानी से समझाने की। इस तरह की डिस्क हैं, पूरी भरी हुई हैं, मैं पूरा भर नहीं रहा हूं। एक डिस्क के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा? मान लीजिए कोई डिस्क ऐसे करते करते एक्स पर, ये डिस्क है, मैं इस डिस्क की बात कर रहा हूं इसकी, तो इस डिस्क का रेजिस्टेंस कितना होगा? हम फॉर्मूला जानते हैं, R = रो L अपॉन A। इस फॉर्मूले को हम पहचानते हैं, इसी का इस्तेमाल करेंगे। डिस्क बहुत पतली है जिसकी लेंथ आप ले रहे हैं dx। व्हाट इज दिस? दिस इज dx, इसकी जो मोटाई है ऐसा कह लीजिए। और उसको अब dr को क्या लिख सकते हो? जो रेजिस्टिविटी निकलेगी लेंथ की जगह आ जाएगा dx, और एरिया जो है वो तो एरिया इसका सेम रहने वाला है। अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन आगे लेके जाता हूं। रो की जगह वैल्यू लिखेंगे रो नॉट 1 + x अपॉन L, ये रहा dx और ये रहा a। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्क थी x डिस्टेंस दूर, इस वाली डिस्क की बात कर रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस जो dr निकला है उसकी वैल्यू कितने के, किस एक्सप्रेशन के बराबर है? तो इस एक्सप्रेशन के बराबर हमको समझ में आ गया। अब ये एलिमेंटल डिस्क मिल गई थी। अब एलिमेंटल डिस्क मिलने के बाद हम x = 0 से लेके x = L तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, खेल खत्म। इतने ही तो हर सवाल में करना होता है, ज्यादा चीजों को समझना, एक्सप्रेशन एलिमेंटल के लिए बनाना जहां वेरिएबिलिटी है, और उसको इंटीग्रेट कर देना। तो बड़ी आसानी से इसको इंटीग्रेट करते हैं। कलर को बदलेंगे, और अगर मुझे R चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना है। यहां पर जो वैल्यूज कांस्टेंट, देखिए रो नॉट को कांस्टेंट कहा जाए, a को भी कांस्टेंट कह लीजिए, इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 + x अपॉन L को, ये रहा dx। लिमिट क्या लगाई? 0 से लेकर L तक। आप समझ पाए होंगे, इस एंड से लेकर इस एंड तक लिमिट लगा दीजिए। अब फिर से मैं थोड़ा आगे करता हूं, तो R की वैल्यू क्या हो गई? रो नॉट अपॉन A, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो आ जाएगा x, और इसका करोगे तो आ जाएगा x² अपॉन 2L, और मिटने को तैयार नहीं है। इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं और 0 to L लिख देते हैं। कोई परेशानी नहीं है, आप देख पाए होंगे जब इंटीग्रेशन बना तो ये x² अपॉन 2L के फॉर्म में बन गया है। अब यहां पर हमें वैल्यू डालनी होगी L की। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं बेटा, और यहां पर R की वैल्यू मिलती है रो नॉट A, L पुट कर दीजिए तो L + L² अपॉन 2L। जब 0 पुट करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, बात हो जाएगी खत्म। आगे चलते हैं फिर एक कदम, R = रो नॉट अपॉन A, यहां L से L काट दोगे स्क्वायर वाले को, तो क्या बचेगा? L + L/2। तो ये आप जान रहे हैं 3L/2 हो गया। तो एक्सप्रेशन क्या बचा? 3/2 रो नॉट L अपॉन A। दिस इज द आंसर। बस हो गया सवाल। तो देखिए कहाँ, ये कहीं से भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। इट इज वेरी वेरी इजी। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के भी सवाल आ जाएं तो बस इंटीग्रेशन ही करना है, और वो भी कुछ मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं करना है, आराम से हर सवाल कर लेंगे आप। बहुत ही शानदार। अब आगे की बातचीत करते हैं हम लोग। एक इंटरेस्टिंग सवाल और मैंने लिया है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। बल्ब के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो बेटा चर्चा करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखिए क्या है न्यूमेरिकल, रेड कलर। बल्ब B1 जिसकी पावर रेटिंग दे रखी है 100 वॉट 200 वोल्ट पर, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर बल्ब B2, इसकी पावर रेटिंग है 60 वॉट 200 वोल्ट। द बल्ब्स इन सीरीज आर कनेक्टेड टू ए पावर सप्लाई ऑफ V = 200 वोल्ट। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूं इसका। ये एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब हो गया बेटा, और ये टोटल जो कनेक्टेड हैं वो 200 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्टेड हैं। इसको मैं कह देता हूं बल्ब B1, इसको कह देता हूं समझने के लिए B2, और साथ में पावर रेटिंग भी लिख देना चाहूंगा। तो 100 वॉट एंड 200 वोल्ट, और इसकी कहानी थी 60 वॉट एंड 200
वोल्ट है, वॉट लिख गया हूं, 200 वोल्ट। ये पावर रेटिंग लिख दी है। ये पूछ रहा कौन सा बल्ब इसमें से ब्राइटर जलेगा। इस ऐसे सवालों के लिए इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने सुपर एक्सप्लेन तरीके से सारी चीजें बताई हैं। जो पिछले 1-2 वीडियो वो जरूर देखिए, उनका लिंक भी आपको मिल ही जाएगा, देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एकदम हर सवाल आपका निकलेगा। खैर फिर भी मैं यहां पे बातचीत को आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो भी पावर रेटिंग फैक्ट्रियां बनाती हैं उसके बेसिस पर P = V²/R एप्लीकेबल रहता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक पर्टिकुलर पावर देते हैं वो। उस दशा में अगर हम इन दोनों बल्ब की चर्चा करें तो हम क्या देख सकते हैं, ये देखिए वोल्टेज दोनों के सेम है। इसका जो P1 है वो P2 से बड़ा है, जो बनाया गया है फैक्ट्री में। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस हमारा R60 वॉट वाला जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर हो जाएगा R100 से। बात समझना, इस फॉर्मूले के हिसाब से V सेम हो गया। जो कंपनी बनाती है बल्ब ना, फिर बेचती है। ये आप इस्तेमाल अपने घर में कर रहे हैं 200 वोल्ट लगा के। कंपनी ने ये पावर रेटिंग दी है, छपा रहता बल्ब के ऊपर प्रिंटेड। तो वहां के हिसाब से अगर मैं यहां पे बात करूं, V दोनों का सेम है 200 वोल्ट, तो आप देखेंगे जिसका P ज्यादा उसका R कम। तो 100 वॉट ज्यादा तो इसका R कम 60 वाले का। समझ गए आप। अब यहां पर आप आ गए, अब आपने 200 वोल्ट की इसको सप्लाई दी है, 200 वोल्ट की आप सप्लाई दे रहे हैं, और क्योंकि ये सीरीज में है तो दोनों एक ही करंट लेंगे अपने पास। उस हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हमको करना चाहिए, P1 = I² × R। R100 लिख देते हैं, करंट दोनों में सेम है, I² × R 60। तो देखिए पावर की बात करें, वरना असल में ये तो कहानी क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से I² RT होता है, जिसमें ज्यादा हीट लगेगी वही बल्ब चमकेगा। भाई ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ज्यादा चमकेगा, सीधी सी बात। अब बस T गायब कर देते हैं पावर के लिए, और क्या कि पर यूनिट टाइम कितना चमकेगा। बहुत सरल है। देखिए सोच कितना आसान लग रहा है। बल्ब लिए तो एक बल्ब दूसरे बल्ब से ज्यादा चमकता क्यों है, क्योंकि ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि वही वजह है उसका ब्राइट होने की, ग्लो करने की। तो वो ज्यादा गर्म हीट अप कब होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बताया था, I² RT फॉर्मूला होता है। T हटा दो तो पावर हो गया, वरना I² RT से डील कर सकते हो। तो जिसका सीरीज में I² R ज्यादा हो, तो यहां पर आप पहुंच गए। अब आपने देखा R60 R100 से बड़ा है, तो इस वजह से अगर R60 बड़ा है तो P2 क्या करेगा, विल बी मच ब्राइटर देन P1। P2 का मतलब है 60 वॉट का बल्ब। तो 60 वॉट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। ये इसका आंसर है। और मैंने आपको बताया भी था पहले, याद रखने का तरीका, कि देखिए हम लोग घरों में, हमारे घर में पैरेलल सर्किट होता है, बल्ब फैन सब लगे हुए हैं। तो हमें अगर ज्यादा रोशनी चाहिए होती तो बाजार से ज्यादा वॉट का बल्ब खरीदते हैं। अगर 100 वॉट से काम नहीं चल रहा है तो बाजार में जाते हैं, कहते हैं 150 वॉट दे दो, 200 वॉट दे दो। तो 200 वॉट का ज्यादा तेज जलेगा, ग्लो करेगा ना, तभी तो लगा पा रहे हैं। तो पैरेलल में 200 वॉट का, जिसका वॉटेज ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा, और सीरीज में उसका उल्टा, 200 की जगह 100 वॉट वाला ज्यादा ग्लो करेगा। खैर ये मैंने इन डेप्थ बताया है, मैं याद रखने के लिए, सरलता के लिए ऐसी भाषा यूज कर रहा हूं जैसे दिमाग में अटक जाए, क्योंकि घर में रहते ही हैं, बल्ब देखते ही हैं। तो अगर कोई बोले कि 100 वॉट के बल्ब और 200 वॉट का बल्ब आपके कमरे में लगा है तो कौन सा तेज जल रहा है, तो इसमें तो आप सोचेंगे भी नहीं, कहेंगे अरे 200 वॉट का तेज चलेगा, क्योंकि इसलिए लगाया है उसको हमने। बस इतने से पकड़ लो, 200 वॉट का तेज चलता है तो सीरीज में उसका उल्टा 100 वॉट का तेज जलेगा 200 वॉट से। बस खैर, बाकी मैंने लॉजिक बताया, साइंटिफिक फिजिक्स का लॉजिक, यही इस्तेमाल, ये फैक्ट्री की बात थी। और फैक्ट्री के बाद ये कहानी हमारे घर में हो गई जब हम इसका इस्तेमाल करने आए हैं। 60 वॉट का बल्ब हमारा ज्यादा ग्लो करेगा। अब अगली चर्चा क्या है, अगला ये पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द बल्ब B1। इस B1 के अंदर कितनी पावर है ये ले रहा है। तो उसके लिए हमको पहले इसका रेजिस्टेंसेस निकालने होंगे, दोनों के फटाफट निकालते हैं। थोड़ा इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो मैं
पहले वाले का रेजिस्टेंस निकालता हूं R1 का, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन P1, V कितना था 200 वोल्ट, पावर रेटिंग थी 100 वॉट। बात पकड़ में आ रही होगी, इन दोनों को कर दो सॉल्व तो वैल्यू आ जाएगी 400 ओम। सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह R2 की बात कर दीजिए तो V स्क्वायर अपॉन P2, V तो वही 200 वोल्ट था और बच्चों P2 था 60। इसको कैलकुलेट कर लीजिए और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000 अपॉन 3, 2000 अपॉन 3 ओम। ये हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस निकाल लिए दोनों बल्ब के। अब क्योंकि दोनों बल्ब हैं सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या रहा भाई, ये मान लो R1, ये R2, सीरीज के लिए R1 प्लस R2, तो टोटल रेजिस्टेंस वो वैल्यू रही R1 प्लस R2। इन दोनों को जोड़ दो, जब इन दोनों को ऐड करोगे 400 प्लस 2000 अपॉन 3, 1200 यानी 3200, 3200 अपॉन 3 ओम। ये आपका आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब करंट की वैल्यू, क्योंकि हमें जो पावर निकालनी है वो I स्क्वायर R से निकालनी है, तो R1 तो हमको पता है, I नहीं पता है, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R1, I पता कर रहे हैं, बस इतना ज्यादा सरल और क्या। अब यहां पर देखो, अब यहां पर हमें V इज इक्वल टू IR लगा दो, तो I की वैल्यू क्या रही V अपॉन R। V कितना था, V था 200 वोल्ट, पूरी सर्किट की बातचीत चल रही है, और पूरे सर्किट के लिए R कितना है 3200 अपॉन 3, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी होती है। अब इसको कैलकुलेट कर लिए तो आ गई वैल्यू कितनी 3 अपॉन 16 एम्पियर। ये करंट आई, ये करंट आई, बस I स्क्वायर R1 लगा दो। आगे चलते हैं और यहां पर मैं थोड़ा सा कलर को बदल लूंगा, तो P1 के लिए मुझे लिखना है I स्क्वायर इंटू R1, I हमने निकाल दी है, तो 3 अपॉन 16 का स्क्वायर हो गया, और रेजिस्टेंस इसका कितना निकला था R1 का 400 ओम। 400 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 14.06 वॉट इसका आंसर आ गया। ये आंसर हो गया। देखिए आप बिल्कुल मस्त तरीके से कॉम्पिटिटिव जेई नीट वगैरह में या बोर्ड एग्जामिनेशन में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। खैर, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करने का मौका देता हूं जिससे बात आप समझ पाएं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूं, ये पूरा शायद दिख रहा हो आपको, तो इस तरह से इसको नोट करें और पूरा अंदाजा आपको लग जाएगा। अब अगली बात, इसके आगे चलते हैं हम लोग और थोड़ा कलर को ले लेते हैं रेड, और आ गए हम लोग शॉर्ट एंड ओपन सर्किट में। तो शॉर्ट एंड ओपन सर्किट का मतलब क्या है पहले ये समझा देता हूं, बहुत आसान सी बात है, और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे सवालों में आ जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट में मान लीजिए कोई भी सर्किट है, वहां से एंड में दो, मैं इसको लिख देता हूं ऐसे ही समझ लीजिए, ये एक सर्किट है, रिमेनिंग सर्किट, और यहां पर हमने इनके दो एक वायर निकाल लिए हैं। इन वायर को किसी तार से, सीध में नहीं है, चलिए समझदार हैं आप, ये कनेक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया है। कनेक्टिंग वायर का मतलब कौन सा, अरे वही जो हमारा वायर रहता है नॉर्मली घर में लगा, समझो वही जोड़ दिया, कॉपर वायर, कनेक्टिंग वायर, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग 0 मानते हैं। अब इस कनेक्टिंग वायर को जब आप जोड़ देते हो तो इसी चीज को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना। यहां लिख दूं जैसे आप बात को पकड़ पाए, ये क्या है, इसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये मैं शॉर्ट सर्किट, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट, इसका नाम शॉर्ट सर्किट क्यों भी बता देंगे वो भी, है ना। अब यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए ये प्लस वाला पॉइंट है और ये बी लिख दो माइनस वाला पॉइंट है। अब जो करंट होती है, मान लीजिए करंट यहां से दे रहे हैं, यहां से एंट्री मरवा रहे हैं करंट की, सेल लगा दिया, बाकी 3 झाम लगा, सेल करंट को दे रहे हैं। तो करंट जो करती क्या है, वो लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करती है, जहां पे उसको रेजिस्टेंस कम से कम मिले।
जैसे ही करंट की एंट्री आप कराएंगे, सपोज यहां से करंट आई डाल रहे हैं, उसके बाद दो चॉइसेस हैं, पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2। भाई या तो I1 I2 करे या कुछ ऐसा ही करे। लेकिन अब क्या इसने देखा कि यहां पे तो भाई साहब रिमेनिंग सर्किट में रेजिस्टेंस है और ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, मतलब एकदम नेशनल हाईवे, बिल्कुल कोई है ही नहीं उसमें, रोड चलाते चले जाओ, लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ, तो सारी करंट यहां से निपट जाती है। तो ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से थ्योरेटिकली जो करंट की वैल्यू होती है इसके अंदर, ए बी के अंदर, उसको थ्योरेटिकली हम क्या एज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी। तो मुझे आर ए बी अगर मैं लिखना चाहूं तो उसे क्या कह दूंगा, इन्फिनिटी। तो ये सारी करंट यहां से निकल जाएगी और ये करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो आई विल बी स्टार्ट इंक्रीजिंग और वो आगे काम होता है, तो आई ए बी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं ए और बी में, वो जीरो रहता है। अगर मैं VA माइनस VB लिख दूं तो दोनों इक्वल है, तो VA बराबर VB, क्योंकि कनेक्टिंग वायर आपने जोड़ रखा, फर्क ही क्या है, तो VA बराबर VB है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम और उठा के आपको करंट की वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाती है। अब यहां पर इसका नाम शॉर्ट सर्किट क्यों पड़ा, बड़े मजेदार। भाई शॉर्ट सर्किट का शॉर्ट मतलब छोटा, छोटा इसलिए पड़ा कि जब आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है तो ये जो आई का पाथ होता पहले, उसकी जगह ये शॉर्ट हो गया। पहले ऐसे घूम के आती ना, कहीं से टहल टहल के पहुंचती आई, अब जैसे ही शॉर्ट कर दियो तो यहीं से पड़ गई, तो पाथ लंबे की जगह शॉर्ट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। कितना मजेदार और इंटरेस्टिंग है, मुझे बताते हुए अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो सर्किट शॉर्ट हो गया ना, इसलिए नाम रख दिया शॉर्ट सर्किट। पूरी टहलाई करे, इसकी जगह खत्म खेल, जो नेशनल हाईवे मिल रहा है चले जाओ भैया बढ़िया तरीके से, गुड। तो ये आप समझ पाए होंगे थोड़ा मजाकिया अंदाज में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये सब। तो ये शॉर्ट सर्किट इसी को बोलते हैं बेटा। अब आपको ध्यान भी रहेगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब कनेक्टिंग वायर से जोड़ो, आई की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, और दोनों, इसको चाहे कई किताब में भी ये भी लिखा रहता है, इन सब का मतलब क्या रहा कि पोटेंशियल दोनों का एक हो गया। इतनी सी बात है शॉर्ट सर्किट में। 10th में थोड़ा पढ़ते थे, आग लग जाती थी शॉर्ट सर्किट में। भाई करंट की वैल्यू आई बढ़ जाएगी, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है I² RT, तो आई अब इन्फिनिटी है तो कितना गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म, और बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, एक्सटेंसिव हीट निकलने लगी, तो अल्टीमेटली वो जलना ही है, उसको आग लग जाएगी वहाँ। उसलिए बचाने के लिए फ्यूज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग। खैर वो तो एक अलग पॉइंट हो गया। ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट की कहानी, ये लिखा हुआ है, आप समझ पाएंगे। अब ओपन सर्किट की बात कर लो, और इसमें है ही क्या, ये रहा देखिए रिमेनिंग सर्किट। यहां से दो तार निकाल मारो, A+ जैसे वहां निकाले थे, B लिख दो A-, और यहां पर ये रिमेनिंग सर्किट लिख दो, रिमेनिंग सर्किट, और यहां पर ये सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट। ओपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया गया, यहां सर्किट ब्रेक कर दिया हम लोगों ने, तो इसे बोलते ओपन। जैसे ओपन की पढ़ते थे, क्लोज्ड की, ओपन की, तो ओपन की में भाई आपने तार ही, वहां कोई पाथ ही नहीं है करंट को जाने का, तो कहां से जाएगी भाई, ए से बी कोई करंट थोड़ी जाएगी, ऐसे घूम के ही जाएगी। तो उस सिचुएशन में अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूं IAB, कलर बदल देना ठीक होगा, यहां लिखता हूं, तो IAB की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 0, और रेजिस्टेंस बिटवीन AB कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्फिनिटी। भाई I 0 है तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, क्योंकि कोई पाथ ही नहीं है उसके लिए जो A से B डायरेक्ट जा पाए, ऐसे जाने की बातचीत चलने लगेगी। डायरेक्ट में AB ऐसे बात कर रहा हूं करंट को, ठीक। ये ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट की कहानी, और ये शॉर्ट सर्किट की कहानी। आप बात को समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा मैं एक सर्किट इसके बाद न्यूमेरिकल भी एक इस पे करेंगे, सर्किट डायग्राम बना देता हूं छोटा सा, जिससे आपको बात पकड़ने में आसानी होगी। आइए, तो इसको मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, और ये बात और अच्छे से क्लियर हो, इसलिए क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। यहां पर हम एक बैटरी लेते हैं, 3 रेजिस्टेंस बनाते हैं, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, और ये रहा तीसरा रेजिस्टेंस, और ये देखिए कनेक्टिविटी दे दी। अब हम लोग इसके कुछ नाम लिख देते हैं ABCD करके, इसको लिखो A B
सी डी, जिसे आपको बताना थोड़ा आसान है, वी प्लस माइनस वगैरह वगैरह। अब क्या करते हैं, हम इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट विल डू, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बी से एक तार ले जाके डी पे जोड़ दिया, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ। ये एक कनेक्टिंग वायर लिया, व्हाट इज दिस, दिस इज ए कनेक्टिंग वायर। ये क्या है, कनेक्टिंग वायर, जिसकी वजह से ये क्या कहानी हो गई, शॉर्ट सर्किट की कहानी हो गई, अभी जो आपको सिखाया या बताया था, ठीक। अब ये शॉर्ट सर्किट जब हो गया तो B और D का पोटेंशियल सेम हो गया, एक तो बात, तो मैं चाहूं तो ये भी लिख दूं यहां पर, VBD बराबर 0 या VB माइनस VD बराबर 0, या आप ऐसे कहिए कि VB और VD दोनों इक्वी पोटेंशियल पे है। साथ में जो करंट जाएगी, मान लीजिए यहां से करंट जा रही है I, तो वो करंट I इसमें से भी गई। अब यहां पर उसके पास दो चॉइस हैं, एक तार वाला पाथ, एक ये जो रेजिस्टेंस वाला है। हम लोगों ने देखा और जाना और पहचाना है कि करंट जो होती है वो लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करती है, यानी इधर जाएगी ही नहीं, पूरी करंट किधर से जाएगी, I, और ये जो करंट I है वही मूव करके निकल जाएगी। तो ये बीच में पड़े हुए R2 R3 हैं, ये किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि सर्किट आपने कर दिया है शॉर्ट। तो इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो आपको केवल R1 ही कहना होगा, क्योंकि R2 R3 क्या है, आपस में शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। अगर करंट का जिक्र करेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ द सर्किट विच इज R इक्विवेलेंट, एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1। ये करंट की वैल्यू आ गई, बात पकड़ में आ रही होगी, और VB बराबर VD आप पहचान ही चुके हैं। ये लॉजिक आपको कहीं भी लगे, एकदम आप समझ लीजिए मक्खन है, गलती हो नहीं सकती, शांति से प्यार से पढ़िए, एकदम आसान भाषा में आपको मैं बताऊंगा, हो नहीं सकता आपकी समझ में ना आए। खैर, बात को आगे ले चलते हैं और एक न्यूमेरिकल की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है साहब, बस आप सीक्वेंस में लेक्चर देखते रहिए, सारे फंडे क्लियर। 2 बल्ब्स, ये बल्ब का मतलब ये बल्ब है, ये B1 और ये B2, ये बल्ब्स हैं, पहले ही बता दूं नहीं तो बल्ब दिख नहीं रहा है यहां। 2 bulbs each of 20 ohm resistances are connected in parallel to a 20 volt cell। ये 20 वोल्ट का सेल है, देखिए इससे पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। द लीड वायर्स, मेन कनेक्टिंग वायर्स कमिंग आउट ऑफ ए बैटरी हैव रेजिस्टेंस 0.5 ओम। ये जो 0.5 लिखा है ये इसका तार का रेजिस्टेंस है। ठीक है साहब, कोई इसमें तकलीफ नहीं। अब पूछा क्या है इन्होंने, समवन कनेक्ट्स द लूज एंड्स AB, यानी AB जो है किसी खिलाड़ी ने इन दोनों को जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया होगा, कोई होगा मन चला। विल द बल्ब बिकम ब्राइटर, अभी चर्चा करते हैं। दूसरा, व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ फ्यूज, ये फ्यूज लगे हुए हैं महाराज। विथ रिगार्ड टू द अबव मेंशन्ड इवेंट ऑफ A and B गेटिंग कनेक्टेड, तो रोल ऑफ फ्यूज पूछ रहा है, वो भी समझेंगे। खैर, अब यहां पर जैसे ही AB को हमने कनेक्ट किया है, ये बाहुबली मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन क्या है कि भाई मैं शॉर्ट हो चुका हूं, तो ये क्या है, शॉर्ट सर्किट। अब तो पहचान ही चुके होगे, इतना मजेदार। शॉर्ट सर्किट में ध्यान से देखो कि कोई भी करंट मान लो चली, यहां से आप जानते हैं यहां पहुंची, अब इसके पास एक पाथ है इस करंट को ऐसे जाने का, एक है कि टुकड़ों में बट जाने का, है कि नहीं। तो करंट फॉलो करती है लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ, यानी इस B1 B2 से करंट जाएगी ही नहीं, क्योंकि इसको वापस इस सेल तक पहुंचने के लिए एक शॉर्ट सर्किट मिला हुआ है। तो करंट B1 B2 में जाएगी ही नहीं, तो जलेगा क्या, कोई नहीं जलेंगे, कोई ब्राइटर है ही नहीं, जलना ही नहीं है, ग्लो ही नहीं करना है। तो B1 and B2 will not ग्लो। क्यों नहीं ग्लो करेंगे, एक ऑप्शन है, शायद एक आंसर है, विल द बल्ब बिकम ब्राइटर, ब्राइटर छोड़िए, वो ग्लो ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देयर इज नो करंट इन द B1, नो करंट इन द B2।
बात पकड़ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी बताया था शॉर्ट सर्किट में सारी करंट वहीं से जाती है, कोई B1 B2 में नहीं जाने वाली। समझ गए आप। अब दूसरी बात कह रहा है कि फ्यूज की कहानी बताइए। अब क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है तो आई की वैल्यू इस पूरी कहानी के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, तो ओम्स लॉ V = IR। तो आई निकालने गए, V कितना है, 20 वोल्ट की सप्लाई है, और टोटल R क्योंकि शॉर्ट कर चुके हैं ये दोनों तो काम खत्म है, केवल R ये बचा, तो 0.5 ओम R रखा, कैलकुलेट किया तो आ गया 40 एम्पियर। 40 एम्पियर विच इज वेरी वेरी हाई। 40 एम्पियर की करंट, आप जो घर में एसी चलाते हो 15 एम्पियर का सॉकेट होता पावर वाला, 5 एम्पियर के नॉर्मल होते हैं सॉकेट, समझते हैं ना, जिसमें कोई चीज़ लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए घर में, तो नॉर्मल वाले 5 होते हैं, और जो पावर प्लग बोलते हैं जिसे आप एसी लगाते हैं या गीजर लगाते होंगे, वो पावर प्लग 15 एम्पियर का होता है, 15 एम्पियर। और इसकी कहानी कहाँ गई, 40 एम्पियर, सोच रहे हो तो 40 एम्पियर का है। यहां पर अगर हल्का फ्यूज हुआ तो उड़ जाएगा। हल्के का मतलब है कि 40 एम्पियर बहुत ज़्यादा करंट है, तो फ्यूज लगाते ही इस पर्पस के लिए हम लोग कि वो हमारे अप्लायंसेस को बचाए। तो अगर ये किसी वजह से, बाय द वे, कि कोई सर्किट में इशू है, कोई तार कट फट गया, अपने आप टच कर गया, ऐसा भी होता है ना भाई, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वायरिंग है, वो पाइप के अंदर 5-7 तार घुसे होते हैं, पुराने हो गए, 10-20 साल बीत चुके हैं, अपने आप वो जो प्लास्टिक इंसुलेशन है वो गड़बड़ हो गई, कहीं से टच कर गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया, वो आग लग जाती है इसी बहाने। उसी आग से बचाने के लिए फ्यूज लगता है कि जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी, फ्यूज वायर में I2RT यानी हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा पैदा होगी, वो ब्लो कर जाएगा, मतलब वो जल जाएगा। तो जैसे ही वो जलेगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट जाना बंद हो जाएगा। इसीलिए फ्यूज क्या है, एज ए सेफ्टी डिवाइस। अब फ्यूज के साथ साथ हम लोग और भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए MCBs यूज करते हैं। वो तो जनरल बात हम कर रहे हैं, आप जानते भी होंगे, वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बात करेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स बोलते हैं उनको, MCBs को। उसका फायदा क्या होता है कि फ्यूज को थोड़ा सा वक्त लग जाता है, भाई गर्म हो, हीट हो, जले, और MCBs मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेंट, बहुत ही कम समय में, इसकी अपेक्षा बहुत ही कम समय में रिस्पॉन्ड कर जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ गड़बड़ हो तो MCB गिर जाती है, फिर आप जाते हैं उठाने, नॉर्मली चल जाती है अगर किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से। और कहीं मान लीजिए आपने ऐसा किया कि वो कोई फॉल्ट है, परमानेंट टाइप की हो गई है, शॉर्ट सर्किट, और MCB गिर रही है, आपने गुस्से में उठा के उसको पकड़ रखा, मैं उठा के छोड़ो मरे, है ना, MCB पकड़ के उठा के रखी, फिर आग लगनी तय तुम्हारे घर में आप आर यू गेटिंग, क्योंकि MCB का काम था सेफ्टी देना आपको। अब उसको आप ऑन किए हुए जबरदस्ती कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मुझे घर में बिजली चाहिए, तो फिर सेफ्टी नहीं दे पाएगा। जैसे कि बाहर एक गार्ड या चौकीदार रखा है जो वो पूछता है किसी को घर में अंदर आने से, आपने कहा कि हटो चौकीदार, जाओ तुम छुट्टी पर, या तुम्हारे आंखों पे मैं टेप पट्टी बांध देता हूँ, फिर जो भी आएगा सबको एंट्री मारवा देगा अंदर, गड़बड़ हो जाएगी। खैर ये सब तो पंचायत है, लेकिन है फिजिक्स यही सब है बेटा। आपको मैं सच बता रहा हूं, फिजिक्स पढ़ने का तरीका यही है, अपनी लाइफ जो आप करते हैं उनसे एसोसिएट कर दीजिए फिजिक्स को, एग्जाम्पल्स के द्वारा, अपनी लाइफ से, किसी दूसरे की नहीं, विदेशी लाइफ से नहीं कि यूएस में जो रहता है उससे एफिलिएट कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है। आप जहां रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में जो करते हैं उससे आप जोड़िए इस बातों को। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो उस तरह से समझिए। भारत में रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें सेम होती हैं हम लोग की, लेकिन फिर भी आप यूपी बिहार में तो कुछ अलग बातें करते हैं, वहाँ से जोड़ लीजिए जो आपको याद रह जाए, जो ज़्यादा करते हैं। कोई अब अमेरिका में या लंदन में कोई बंदा रहता है, वो उनकी बातों को आप जोड़ेंगे तो उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, वो कई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो वो सपने में नहीं सोचे होंगे। वो सब चर्चा पंचायत अलग की बात है। एनीवे, आप लोग ये समझ पाए होंगे। ये पूरा लेक्चर स्ट्रॉन्ग लेक्चर है। आप देखने के बाद बोर्ड्स के, जेई के, नीट के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बेहतरीन होगी और आपके सवाल निकलेंगे। बस आपको करना क्या है कि वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में और सीरियल वाइज देखते जाना है। ये मेरा प्रॉमिस है, कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।